तो जो पहले क्या था 199 सबसेक्शन 2, वो अब कितना हो गया 222 सबसेक्शन 2। 199 सबसेक्शन 2 क्या कहता था? 199 सबसेक्शन 2 कह रहा था कि अगर मानहानि किसकी होती, भारत के राष्ट्रपति की, संघ के प्रशासक, जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक हैं, किसी राज्य के राज्यपाल हैं, संघ के मंत्री हैं या राज्यों के मंत्री हैं, अगर उनकी मानहानि हो रही है तो फिर एक एडिशनल व्यवस्था यह भी बनाई गई है। वैसे तो सभी व्यक्तियों को अपनी स्वयं की मानहानि के लिए मुकदमा लाने का हक ये दिया गया, लेकिन आपसे चर्चा हुई थी सिर्फ उन्हीं को मिला है जिनकी मानहानि हुई है। क्यों? इसलिए क्योंकि व्यक्ति अपनी मानहानि अनुभव करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी का अपमान करें, लेकिन वो अपमान अनुभव ही ना करें, क्योंकि वो अपमान अनुभव करेगा ये आवश्यक नहीं है। लोगों को लगता है कि हम किसी को अपमानित कर लेंगे, वो अपमानित होगा तो आप अपमानित कर पाएंगे। अगर वो अपमानित होगा ही नहीं तो आप अपमानित कर कैसे लेंगे? तो अगर व्यक्ति ने अपमानित अनुभव किया है तो उसी को मुकदमा लाने का हक दीजिए, क्योंकि व्यक्ति के मान या अपमान का समाज की व्यवस्था इससे ताल्लुक तभी होगा जब वो अपना अपमान अनुभव करे और आप उसकी संतुष्टि के लिए कानून में कोई प्रोविजन न करें, तब वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की बात सोच सकता है। लेकिन अगर उसे ही अपमान अनुभव नहीं हुआ तो फिर अन्य किसी एजेंसी को या अन्य किसी व्यक्ति को संबंधित व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए कानून में कोई मुकदमा लाने का हक या दावा करने का हक ये मिलना ही क्यों चाहिए? संबंधित व्यक्ति को ही ऐसा हक होना चाहिए। लॉजिकली यही ठीक लगता है। लॉजिकली ये ठीक नहीं लगता कि किसी के अपमान के लिए कोई मुकदमा लाए। इसलिए आपने देखा था कि पूर्व का जो 199 सबसेक्शन 1 था और जो अब 222 सबसेक्शन 1 है, वो कहता है कि मानहानि के अभियोजनों में सामान्य नियम यही रहेगा कि जिसकी मानहानि हुई स्वयं वो मुकदमा लाए। हाँ, विकृत है, बालक है, तो फिर अन्य लोग भी मुकदमा ला सकते हैं। लेकिन जब ऐसे डिग्निटरी की मानहानि हुई है जो राज्य का उच्च पदस्थ प्राधिकारी है, तो उस व्यक्ति के अतिरिक्त, ठीक है ना, 222 सबसेक्शन 2 पढ़े आप, क्या कहता है? इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के अधीन किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री अथवा संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकता है। हमने पूरा सेक्शन इसलिए पढ़ा कि अगर इन व्यक्तियों का, ठीक है, मानहानि इन व्यक्तियों की गई है, तो इन व्यक्तियों की मानहानि करने के कारण से जो आपका लोक सेवक है
जो लोक अभियोजक हैं उन्हें परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। मानहानि किस संबंध में की गई? इन लोगों की मानहानि की गई और काहे के लिए की गई? तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का किसी राज्य के कार्यकलापों में नियोजित अन्य लोक सेवक था उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में, यानी ये लोग लोक कृत्यों का निर्वहन कर रहे थे, अपने प्राइवेट टैक्स उनको कर रहे थे, और तब आपने इनकी मानहानि की। तब लोक अभियोजक को परिवाद प्रस्तुत करने का हक नहीं है। लोक अभियोजक को परिवाद प्रस्तुत करने का हक कब है? जबकि लोक कृत्यों के निर्वहन में उनके आचरण के संबंध में उनकी मानहानि की गई। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, संघ के मंत्री के तौर पर, राज्य के मंत्री के तौर पर जो उनके कार्यकलाप थे उनका निर्वहन वो कर रहे थे, और उन कार्यकलापों के संबंध में उन्होंने कोई काम किया, उसके संबंध में आपने कोई ऐसी बात कही जो धारा 356 जो आज की है और जो पूर्व की 499 है उसके अंतर्गत अपराध माना जा सकता है, और जो पूर्व की 499 है जो मानहानि को डिफाइन करती है वो क्या कहती है? वो कहती है कि जब आप इस आशय से कुछ बोलते हैं या लिखते हैं ताकि 2-3 बातें आप प्रचारित कर सको, एक कि संबंधित व्यक्ति सदाचारिक स्वरूप का नहीं है, वो सदाचारी नहीं है, और सदाचारी का मतलब आप आम जनता की तरह नहीं लेंगे। आम जनता के लिए सदाचारी और कदाचारी सिर्फ एक बात के आधार पर समझा जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी व्रत का पालन करता है तो जनता की नजर में वो सदाचारी है, और अगर उसके विभिन्न महिलाओं से संबंध है तो जनता की नजर में वो कदाचारी है। जबकि सदाचारी और कदाचारी ये बहुत बड़े शब्द हैं। अगर भ्रष्टाचारी तो भी कदाचारी है, अगर अनेक महिलाओं से संबंध है तो भी कदाचारी है, अगर अन्य किसी कारण से अपने पद के कृत्यों के निर्वहन में वो राग और द्वेष ये रखता है, किसी से प्रेम कर रहा है, किसी के प्रति घृणा कर रहा है, और इस कारण से अपने लोक कृत्यों का निर्वहन इस ढंग से कर रहा है कि जिससे घृणा करता है उसे हानि हो और जिससे प्रेम करता है उसे लाभ हो, तो भी कदाचारी है। कदाचारी एक बहुत बड़ा शब्द है। तो आप इस ढंग से उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो उसे कदाचारी सिद्ध करता है, या फिर आप यह आरोप लगा रहे हैं कि उसकी जो जीविकोपार्जन का साधन है या वो जिस पद पर है उस पद पर रहने लायक जो बौद्धिक योग्यता व्यक्ति में अपेक्षित है वो बौद्धिक योग्यता उसमें नहीं है। आप इस ढंग का प्रचार कर रहे हैं, या आप इस ढंग का प्रचार कर रहे हैं कि उसका शरीर घृणोत्पादक दशा में है, ऐसी दशा में जिससे लोग घृणा उससे करना शुरू कर दें, ऐसा आप मिथ्या प्रचार कर रहे हो, और इसलिए करते हो ताकि वो उपहास का विषय बन जाए। तो आप पूर्व में धारा 499 के अंतर्गत और वर्तमान में धारा 356 इसके अंतर्गत अपराध कर रहे हैं। यानी ये व्यक्ति, ये प्राधिकारी है जो 222 सबसेक्शन 2 में वर्णित है, ये अपने लोक कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कोई आचरण ये कर रहे हैं, और आप उनके संबंध में कुछ ऐसा प्रचारित कर रहे हो जो 499 के 10 अपवाद पहले दिए गए थे, और अब 356 के 10 अपवाद ये दिए गए, उनके अंतर्गत नहीं आता, और 499 या 356 के अंतर्गत अपराध की डेफिनेशन में आता है।
और ये उन व्यक्तियों के संबंध में कब कर रहा हूं जबकि वे अपने लोक कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और लोक कृत्यों के निर्वहन में कोई कृत्य ये कर रहे हैं। तब सेशन कोर्ट यद्यपि उसे मामला मजिस्ट्रेट ने सुपुर्द नहीं किया है, इसके बाद भी लोक सेवक के द्वारा लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवाद पर उस अपराध का संज्ञान कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपने इस आचरण के संबंध में आपके द्वारा की गई मानहानि के लिए मुकदमा प्रस्तुत करने का हक नहीं है, यह नहीं है इसका मतलब। क्योंकि जो सेक्शन की भाषा है वो सेक्शन की भाषा ये कह रही है कि लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवाद पर सेशन कोर्ट संज्ञान कर सकता है। इसका मतलब यह एक स्पेशल प्रोसीजर है जो एडिशनली दिया गया है, और जो सामान्य प्रोसीजर एक सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध है अपनी मानहानि के संबंध में, उस प्रोसीजर से इन लोगों को रोक दिया गया हो, इस सेक्शन का आशय ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब उपरोक्त प्राधिकारी जो 222 सब सेक्शन 2 में वर्णित है, उन्हें स्वयं की मानहानि के लिए दो प्रक्रियाएं प्राप्त हो गई। एक वो सामान्य प्रक्रिया जो कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, और एक स्पेशल प्रोसीजर आ गया जो कि उनके संबंध में लोक अभियोजक द्वारा लाए गए परिवाद के आधार पर प्रारंभ किया जा सकेगा। और लोक अभियोजक जो परिवाद लाएगा कहां? सेशन कोर्ट में। और यह एकमात्र दशा है जिसमें सेशन कोर्ट सीधे संज्ञान करता है, अदरवाइज सेशन कोर्ट किसी अपराध का संज्ञान सीधे यह नहीं करता। अगर किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से कुछ अन्यथा उपबंधित हो तो हम भाई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन नॉर्मल कोर्स ये अकेला अपराध है जिसके संबंध में सेशन कोर्ट सीधे संज्ञान कर सकता है, बाकी कोई अपराध ऐसा नहीं। और आपसे प्री में यह भी पूछा जाता है कि यह जो प्रोसीजर है ये एडिशनल है या एक्सक्लूसिव है, यानी अगर उपरोक्त प्राधिकारियों की मानहानि हुई और वे स्वयं सामान्य प्रोसीजर से अगर मुकदमा लाते हैं तो क्या खारिज हो जाएगा? नो, ठीक है, रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह एडिशनल प्रोसीजर है। लोक अभियोजक परिवाद प्रस्तुत करें तो संज्ञान कर सकता है, यह लिखा गया। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो नॉर्मल प्रोसीजर उपलब्ध था उसे रोक देंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर अगर आप रोकेंगे तो स्थिति यह बनेगी कि भारत का राष्ट्रपति या संघ का मंत्री यह होना गुनाह हो गया। अरे भाई, जो चीज सबको उपलब्ध है वो हमें उपलब्ध क्यों नहीं होगी? सिर्फ इसलिए कि हम हाई डिग्निटरी हैं। तो हाई डिग्निटरी होना ये नुकसानदायक स्थिति हो गई, जबकि हाई डिग्निटरी होने के नाते तो हमें एडिशनल कुछ और मिलना चाहिए था, जबकि यहां स्थिति क्या बनेगी? हमारा और नुकसान हो जाएगा। तो एडिशनल प्रोसीजर आएगा, और व्यक्तिगत कैपेसिटी में अगर उनकी मानहानि की गई तो 199 सबसेक्शन 1 वही आएगा। वर्तमान राष्ट्रपति के लिए जो कांग्रेस के नेता थे पूर्व की लोकसभा में, ठीक है, जिन्हें लीडर अपोजिशन ये तो नहीं लेकिन कांग्रेस संसदीय दल का नेता ये चुना गया था, पश्चिम बंगाल के थे, नाम हम मिस कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा था, ठीक है ना, राष्ट्रपति नहीं कहा था, राष्ट्रपत्नी कहा था। और ये शब्द राष्ट्रपति महोदया के लिए उपयोग नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में कही थी, अगर बाहर कही होती
तो उन्हें, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकारों का संरक्षण न तो ये उपलब्ध होता, ठीक है, और फिर उनके विरुद्ध अगर राष्ट्रपति महोदया व्यक्तिगत कैपेसिटी में मानहानि प्रस्तुत करती, क्योंकि ये उनकी पोजीशन को रिडिक्यूलस, हास्यास्पद ये तो बना ही रहा, ठीक है ना, आप हास्यास्पद तो कर ही रहे हैं, तो मानहानि का अभियोजन वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में प्रस्तुत करना चाहती, क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत मानहानि थी, ये लोक कृत्यों के संचालन में नहीं थी, इसलिए इसके संबंध में लोक अभियोजक परिवाद नहीं ला सकते। तो लोक अभियोजक जो परिवाद प्रस्तुत करेंगे वो लोक कृत्य, जब वो अपनी जो उनकी हैसियत है पदीय, उसमें जब लोक कृत्यों का निर्वहन वो करेंगे तब लोक अभियोजक को हक मिलेगा, और उस दशा में भी वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में 222 सबसेक्शन 1 की व्यवस्था के मुताबिक परिवाद लाने से रोके नहीं जाएंगे, बल्कि ये व्यवस्था एडिशनली उनके लिए उपलब्ध होगी। तो ये आपका 222 सबसेक्शन 2 और 222 सबसेक्शन 4 ये इसके लिए प्रोसीजर दे रहा है कि जब लोक अभियोजक परिवाद प्रस्तुत करेंगे तो प्रक्रिया, प्रोसीजर किस प्रकार से चलेगा। तो क्या कहता है उपधारा 2 के अधीन लोक अभियोजक द्वारा कोई परिवाद पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। एवरी कंप्लेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल सेट फोर्थ द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। नहीं, अच्छा 4 ये आया, हम 3 पढ़ने लगे। नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। ठीक है, अब सैंक्शन कौन देगा उसके संबंध में डैश के बाद लिखा हुआ है राज्य सरकार। ठीक है, कहता है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द केस ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। इन द केस ऑफ एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, अन्य कोई लोक सेवक है जो, ठीक है, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित है, यानी मंत्री और राज्यपाल वगैरह हुए, तब तो वो देंगे ही देंगे। और कोई पब्लिक सर्वेंट जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित है, उसके द्वारा कोई शासकीय कार्यकलाप किया जा रहा था, उसके संबंध में आचरण उसका जो था उसकी मानहानि की गई, तो भी राज्य सरकार ये दे रही। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अदर केस, यानी राज्य की सरकार 2 स्थितियों में, और बाकी सारी स्थितियों में केंद्र सरकार। इनकी पूर्व मंजूरी लेनी होगी लोक अभियोजक को, राज्य सरकार की 2 मामलों में और बाकी सब मामलों में केंद्र सरकार की। तो बाकी सब मामले बचे कौन से? राष्ट्रपति की मानहानि। और जो यूनियन टेरिटरीज, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक लोग, या जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो मंत्रीगण हैं, क्योंकि जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां विधानसभा है, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां विधानसभा है, और अब तो कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां मिनिस्टर्स हैं। तो चूंकि यूनियन टेरिटरीज हैं वहां, तो उनके संबंध में अगर कोई मंत्री या प्रशासक या राज्यपाल या राष्ट्रपति या फिर कोई अन्य लोक सेवक जो उनके कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है, तो केंद्रीय सरकार, और राज्यों के संबंध में राज्य सरकार, इनकी पूर्व मंजूरी से ही लोक अभियोजक परिवाद प्रस्तुत करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अच्छा, कोई सेशन न्यायालय उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब परिवाद उस तारीख से 6 मास के अंदर कर दिया जाता है जिसको उस अपराध का किया जाना अभिकथित है। यानी लोक सेवक अगर करेंगे
ठीक है, उपधारा 2 के अंतर्गत ये सबसेक्शन जो आपका 5 है ये केवल सबसेक्शन 2 के संबंध में है। बाकी अपराधों के संबंध में नॉर्मल प्रोसीजर लागू होगा और जो नॉर्मल लिमिटेशन बनेगी आके वही लिमिटेशन लागू होगी। लेकिन अगर सेशन कोर्ट में सीधे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो एक लिमिटेशन यही उन्होंने दे दी, वो कितनी, 6 महीने। और चूंकि जो कुछ स्पेशल होता है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर ये उन प्राधिकारियों के मानहानि के लिए कंप्लेंट फाइल कर रहा है सीधे सेशन कोर्ट में तो लिमिटेशन 6 महीने इसमें ही लानी है। नॉर्मल डिफेमेशन का प्रोसिक्यूशन है तो जो नॉर्मल रूल लिमिटेशन के संबंध में लागू होंगे वो लागू होंगे, ठीक है ना। अच्छा, छठा कहता इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है उस अपराध की बाबत अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार पर या ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने की ऐसी मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। वो बात जो हमने कही थी अभी वो उन्होंने सबसेक्शन 6 में बिल्कुल क्लियर कर दी कि ऊपर जो कुछ लिखा है उसकी कोई बात मजिस्ट्रेट की इस अपराध की संज्ञान करने की जो अधिकारिता है संबंधित व्यक्ति के परिवार पर, ठीक है ना। यहां जो रिस्ट्रिक्शन है नॉर्मली वो तो केवल इतना ही है ना कि संबंधित व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई वही कंप्लेंट लाए, बाकी तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो वो बात जो हमने अभी आपसे कही थी वो उपधारा 6 में एकदम क्लियर कर दी कि ऊपर लिखी बातों में से कोई बात जो मजिस्ट्रेट की शक्ति है नॉर्मल प्रोसीजर से ऐसे व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट फाइल करने पर अपराध का संज्ञान करने की वो प्रतिकूल तौर पर प्रभावित नहीं होगी। यानी एडिशनल प्रोसीजर आया आपका सामान्य प्रोसीजर के अलावा। यह नहीं है कि सामान्य प्रोसीजर के स्थान पर यह प्रोसीजर आया, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, प्रोसीजर और एडिशनल हो रहा है। और अगर सेशन कोर्ट के समक्ष भी लोक अभियोजक ने परिवाद प्रस्तुत किया तो आपको दिखाया था सेशन ट्रायल में, ठीक है, सेशन ट्रायल में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी आ जाएगा कि नॉर्मली जो सेशन ट्रायल चलता है उसकी प्रक्रिया अलग ढंग की है और उसी से सेशन ट्रायल चलता है। लेकिन अगर लोक अभियोजक ने यह परिवाद प्रस्तुत किया तो इसके संबंध में स्पेशल प्रोसीजर चलेगा और वो स्पेशल प्रोसीजर क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले मजिस्ट्रेट के समक्ष जैसे चलते हैं वैसे ये मामला चलेगा। लेकिन पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले जो मजिस्ट्रेट के समक्ष चलते हैं वो सम्मन मामले भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें वारंट मामला स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर सेशन कोर्ट ने संज्ञान लिया तो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों के लिए जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक यह मामला विचारित होगा और निर्णित होगा। और यह खूब पूछा जाता है, जब तक हम एग्जाम देते रहे तब तक तो इसमें से जरूर सवाल बनते रहे। अब जब उस समय बने तो बनेंगे अभी भी, क्योंकि लॉर्ड फेयर पूछते वही। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। और ये चैप्टर क्या कह रहा था, संज्ञान के बारे में, ठीक है, संज्ञान कैसे होगा इस पर बात कर रहा था। यह कह रहा था कंप्लेंट पर संज्ञान होगा, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान होगा और मजिस्ट्रेट की अपनी जानकारी पर संज्ञान होगा। यानी संज्ञान के मोटे तौर पर दो तरीके निकल कर आए, एक पुलिस रिपोर्ट पर और एक पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा।
ठीक है, दो तरीके निकल कर आए, एक पुलिस रिपोर्ट पर और एक पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा। जब अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट करेगा तो उस समय अपराध का संज्ञान होगा, अपराधी का संज्ञान नहीं। अपराध का संज्ञान हुआ, लेकिन अगर सिर्फ अपराध का ही संज्ञान करेगा और यहीं पर रुक जाएगा तो संज्ञान का फायदा यही क्या होगा? इसका मतलब मामला आगे तो बढ़ना ही है। और जब अपराध का संज्ञान करेगा तो दो स्थितियां आ सकती हैं, या तो अपराध ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा और या ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा। दो स्थितियां होंगी ना। तो अगर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो उसे सेशन सुपुर्द करना ही होगा, ठीक है ना, सेशन सुपुर्द उसे कर देंगे। और दूसरी पोजीशन यह हो सकती है कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, ठीक है, तो वो अपने पास ही रोक लेगा, ठीक है। अब एक चीज और कि हम सेशन के समक्ष भेजें विचारण के लिए, तो सेशन कोर्ट एक बिजी कोर्ट है, तो जो कुछ विचारण के लिए दोनों पक्षों को दिया जाना जरूरी है वो यहीं से देकर भेजें तो ज्यादा ठीक होगा, ताकि वहां सीधे विचारण शुरू हो सके। ये ना हो कि अमुक चीज हमें मिली ही नहीं, हम प्रतिरक्षा कैसे करें। तो इसीलिए इसी चैप्टर में जो अब शुरू होगा इसमें क्या होगा, इस ढंग के प्रोविजन आएंगे कि अगर मामला सेशन सुपुर्द हो रहा है तो जो कुछ कलेक्ट हुआ इन्वेस्टिगेशन में उसकी प्रतियां ये अभियुक्त को दे दी जाए, ठीक है ना। और अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से विचारणी है तो भी प्रतियां ये दी जाए, ठीक है ना, प्रतियां मिलनी चाहिए। तो इस संबंध में भी प्रोविजन अब हम लोगों को मिलेंगे। अब एक समस्या और बचती है कि अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणी है तो भी दो बातें हो सकती हैं, 2 साल तक की सजा से दंडनीय हो या 2 साल से अधिक की सजा से दंडनीय हो। तो युक्ति संगत यह है कि अगर मामला 2 साल तक की सजा से दंडनीय है तो उतना डिटेल्ड प्रोसीजर इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है जितना उस दशा में डिटेल्ड प्रोसीजर बनाने की जरूरत है, जबकि मामला ज्यादा सजा से दंडनीय हो, यानी 2 साल से ऊपर। और 7 साल से ऊपर तो मजिस्ट्रेट क्या सजा हो ही नहीं सकती, ठीक है ना भाई। जो सीजीएम और एसीजीएम है वे 7 साल की सजा और अनलिमिटेड जुर्माना ये लगा सकेंगे, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वो 3 साल सजा और जुर्माना शायद 50,000 कर दिया, कितना बीएनएसएस में कर दिया, पहले तो 10,000 था। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास है वो पहले 1 साल सजा और 5,000 रुपए जुर्माना ये कर सकता। अब हो सकता है बीएनएसएस में कुछ बढ़ा दिया, ठीक है, तो कम सजा और ज्यादा सजा इससे दंडनीय मामला हो सकता है। तो उचित यह होगा कि मजिस्ट्रेट के संबंध समक्ष विचारण के लिए क्या करें, हम 2 प्रकार की प्रक्रियाएं बनाएं, ठीक है। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित और दूसरा पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित। एक विभाजन तो यह करें। दूसरा, सजाओं की गंभीरता को देखते हुए सम्मन ट्रायल, वारंट ट्रायल, इसके लिए अलग अलग प्रक्रिया ये बना लें। और सम्मन ट्रायल में भी अगर मामला बेहद छोटा है तो हम क्या करें, एक संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया उसको भी दे दें। तो ये सारी ट्रायल की प्रक्रियाएं आप मजिस्ट्रेट के समक्ष अभी देखेंगे, ठीक
ठीक है ना। ये सारी प्रक्रियाएं चले, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है, पुलिस रिपोर्ट पर, तो इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, ठीक है, तब तो इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने शिकायत की और जिसके खिलाफ शिकायत की उसे सीधे सीधे हम ले आए और विचारित करना शुरू कर दिया, ये तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तो पहले एफआईआर हुई होगी, इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, और इन्वेस्टिगेशन में जब प्राइमा फेसी हमें इतना सबूत मिला होगा, जिसे सबूत कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम आपसे पहले भी कहते रहे कि आदतन उसे सबूत ही बोला जाता है। जब इतना सबूत मिला है कि अभियुक्त को विचारण की प्रक्रिया, इसका सामना करने के लिए विवश करना उचित दिखाई देता है, ठीक है ना, तो पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत हुई होगी जिसका संज्ञान मजिस्ट्रेट ने किया। हम आपसे लगातार बोल रहे हैं कि विचारण कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। विचारण में आप अभियुक्त से अपेक्षा करेंगे कि वो अपने सारे काम छोड़कर अदालत आए और विचारण का सामना करे, और उसे फंडामेंटल राइट है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में जहां चाहे वहां जाए और जहां न चाहे वहां न जाए। यद्यपि ये ठीक है कि हर प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से शासित होती है, प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन शब्दों में सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं समाहित हैं, और अनुच्छेद 21 यह हक देता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हम किसी की भी प्राण की स्वतंत्रता और किसी की भी दैहिक स्वतंत्रता छीन सकते हैं, और सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं इन दो शब्दों में शामिल है। तो ये ठीक है कि विधि और उसकी प्रक्रिया से हम किसी भी व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को, जो उसकी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने और कहीं भी न जाने की है, इसे छीन लें। लेकिन मेनका गांधी में कहा कि वो विधि जिसके माध्यम से आप ऐसा करना चाहते हैं और विधि की वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप ऐसा करना चाहते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जस्ट, फेयर और रीजनेबल। तो इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ ए, ठीक है, केस बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट, वहां तो ये बात ठीक दिखाई देती है कि किसी ने आरोप लगाया, लेकिन अपराध का संज्ञान नहीं हुआ। किसी ने आरोप लगाने के आधार पर अपराध का संज्ञान बिल्कुल नहीं हुआ। आपने एफआईआर लिखाई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन हुआ, और आफ्टर सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, द मजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट के साथ वो सारा कुछ संकलित होकर आया है जो अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करता है, वो सच है झूठ है। अब इसके परीक्षण की आवश्यकता है और उसके लिए ट्रायल, ठीक है, अब कम से कम कुछ तो है, इस प्रक्रिया को उचित कहा जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले चैप्टर में आपने देखा कि अपराध के संज्ञान की सामान्य प्रक्रिया जब पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा है, पुलिस रिपोर्ट, और दो स्थितियां तो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संज्ञान की व्यवस्था ये कर रही है, एक परिवार पर और दूसरा मजिस्ट्रेट को अपने आप इंफॉर्मेशन मिले तो, ठीक है, तब तो संज्ञान वो तुरंत कर लेंगे। अब उन्होंने अपराध का संज्ञान कर लिया, अभी नहीं मालूम कि क्या वाकई जिसने अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाया है या मजिस्ट्रेट को जो इंफॉर्मेशन मिली संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करने की, वो इतनी क्रेडिबल है या नहीं।
कि विचारण जैसी कठोर प्रक्रिया का सामना करने के लिए संबंधित आरोपित को विवश किया जाए, ये ठीक है या नहीं, इस संबंध में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। पुलिस रिपोर्ट के संबंध में वहां तो है इन्वेस्टिगेशन हुआ। संज्ञान के तो 3 तरीके हैं, पिछले चैप्टर में 210 संज्ञान के 3 तरीके बता रही है, ठीक है ना, संज्ञान के 3 तरीके बता रही है। और 211, 212, 213 ये तो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं, और 215 से लेकर के आपका 222 तक वहां तो संज्ञान की विशेष प्रक्रिया ये बताई, लेकिन है तो या तो परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर। प्रक्रिया भले ही विशेष हो गई, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो अपराध का संज्ञान या तो पुलिस रिपोर्ट पर हो रहा है और या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा अर्थात परिवाद पर या मजिस्ट्रेट को प्राप्त इंफॉर्मेशन पर, इसी पर तो हो रहा है, ठीक है ना। तो पुलिस रिपोर्ट की दशा में क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक युक्ति संगत प्रक्रिया अपनाई गई है और उस युक्ति संगत प्रक्रिया से युक्ति संगत पाने पर ही संबंधित आरोपी को विचारण जैसी कठोर प्रक्रिया का सामना करने के लिए विवश किया गया है। लेकिन कंप्लेंट की दशा में आप ऐसा नहीं कह सकते। कंप्लेंट पर आपने संज्ञान तो कर लिया, या यूं कहें पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा मामलों में आपने अपराध का संज्ञान कर लिया, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन को छोड़कर कुछ नहीं है। भाई परिवाद करने परिवादी आया तो उसने लिखित या मौखिक अपने साथ अपराध होने की बात मजिस्ट्रेट के समक्ष कही और इस आशय से कही कि वो अपने में निहित शक्ति का प्रयोग करे और आरोपी को आहूत करे और विधि अनुसार विचारित करके दंडित कर दे। जैसे ही उसने इस प्रकार से कथन किया, इसे परिवाद मान लिया गया। इसको करने की प्रक्रिया मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। इवन आप 2D पढ़ेंगे जहां परिवाद की डेफिनेशन दी है, तो वहां तो उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर जब कोई व्यक्ति अपने साथ इस आशय से कोई अपराध होने का कथन करता है आदि आदि, यह भी नहीं कहा। यानी अगर 2D की डेफिनेशन लें तो वहां तो व्यक्तिगत रूप से कंप्लेनेंट की उपस्थित होने की अपेक्षा यह भी नहीं है। इसका मतलब तो यह भी निकला कि अगर कुरियर से, अगर रजिस्टर्ड डाक से कंप्लेनेंट लिखकर चिट्ठी की तरह अपनी कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज दे तो भी संज्ञान हो जाएगा, और हुआ है। यह हमने अपनी तरफ से नहीं कहा है, इस पर केस लॉ मौजूद है और उन केस लॉ में कहा गया है कि 2D में ऐसी कोई अपेक्षा है ही नहीं, और क्रिमिनल लॉ जैसा लिखा है बिल्कुल ठीक वैसा ही पढ़ा जाएगा। वहां यह नहीं कहा है कि परिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मजिस्ट्रेट के समक्ष, व्यक्तिगत शब्द का प्रयोग नहीं है। सिर्फ इतना ही लिखा है कि मजिस्ट्रेट को संबोधित होनी चाहिए कंप्लेंट, इस आशय से होनी चाहिए आदि आदि, यही लिखा है। इसका मतलब कुरियर और रजिस्टर्ड डाक, इससे भी कंप्लेंट हो जाएगी। अब अगर कुरियर और रजिस्टर्ड डाक से हुई है कंप्लेंट, या फिर उसमें व्यक्तिगत तौर पर स्वयं इंफॉर्मेशन मिली है, यानी मामला पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा है, तो फिर आपके पास यानी मजिस्ट्रेट के पास आरोपी के विरुद्ध सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर आप किसी को विचारित करना शुरू कर दो, तो ना तो यह अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्त भावना उसके अनुरूप होगा, और साथ ही साथ यह अनुच्छेद 14 का वायलेशन यह भी होगा। ठीक है, विधि का समान संरक्षण यह मिलना चाहिए। तो जब पुलिस रिपोर्ट
पर संस्थित मामले में जब तक आपने इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना, परिवाद का औचित्य, ठीक है ना, इस सबको परीक्षित नहीं कर लिया, अर्थात जब तक आपने इन्वेस्टिगेशन से कुछ साक्ष्य इन्फॉर्मेंट के पक्ष में नहीं पा लिया, तब तक न तो आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट की और न ही संज्ञान हुआ आरोपी के विरुद्ध, तो आखिर कंप्लेंट में ऐसी क्या खास बात है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर अभियुक्त को आहूत कर देंगे? और अगर ऐसा आप करेंगे तो विधि का समान संरक्षण कहां है? ठीक है ना। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो इसलिए अगर इंफॉर्मेंट की, अच्छा फिर एक चीज और है, वे लोग जो अभियोजन साक्षी के तौर पर परीक्षित होंगे, उनका वर्जन क्या है अपराध के बारे में, ठीक है, या अपराध की परिस्थितियों के बारे में, या अपराध के तथ्यों के बारे में। ये इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने जब अंतर्गत धारा 161 और वर्तमान में 180 बीएनएस उनके कथन अभिलिखित किए होंगे, तो प्राइमरी वर्जन उन लोगों का आ गया होगा। और दोबारा वे जब अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए आएंगे, तो उनके पूर्व में अभिलिखित कथन, ठीक है, जो कि आईओ ने अभिलिखित किए होंगे, उनकी सत्यवादिता को परखने के लिए मौजूद होंगे। एक चीज ये भी आएगी, ठीक है ना। और अगर मामला कंप्लेंट पर है और आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर आहूत कर दोगे संबंधित व्यक्ति को, तो संबंधित व्यक्ति जब विचारण का सामना करने के लिए उपस्थित होगा और ये इंफॉर्मेंट अपने साक्षी लाएगा उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, आरोपित के विरुद्ध, तो आरोपित जिस इन साक्ष्यों के उन कथनों का जो ये साक्ष्य में करेंगे, खंडन इनके कौन से पूर्व लिखित कथनों से कर पाएगा, तो उसकी प्रतिरक्षा में भी उसे दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर आहूत कर दोगे उन मामलों में जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है, तो प्रिजुडिस अक्यूज को यह भी कारित होगा, ठीक है, और वो अपनी प्रतिरक्षा ठीक से नहीं कर पाएगा, और उसके साथ भेदभाव ये भी होगा। और सिर्फ डिफरेंट प्रक्रिया कॉग्निजेंस की अपना ली गई, इसलिए ये स्थितियां पैदा न हो, इसके लिए कॉग्निजेंस के चैप्टर के तुरंत बाद विचारण की तैयारी ये इस चैप्टर में की गई है, जिस चैप्टर को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, संज्ञान हो गया, लेकिन अब विचारण की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप मामला आगे बढ़ता है, तो लॉजिकल यह है कि अब संज्ञान हो गया है, अब तैयारी होनी चाहिए विचारण की। तो पुलिस रिपोर्ट इस पर संस्थित है, तो हमारे पास सारी चीजें हैं, विचारण के लिए आधे अधूरे हम तैयार हैं, लेकिन अभी कंप्लेंट पर अगर संज्ञान हुआ, कंप्लेंट शब्द नहीं कहना चाहिए, सही शब्द पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले पर संज्ञान यही है, क्योंकि कंप्लेंट फिर खाली 210 1A आता है, 1C छूट जाता है, और जब पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित कहते हैं तो दोनों आ जाते हैं। अगर मामला ये है तो वो इंफॉर्मेशन जो मिली है उसकी क्रेडिबिलिटी परीक्षित होनी चाहिए, ठीक है, ताकि विचारण की तैयारी हो सके और हम इस सारे विरोध को, इस सारे अंतर को खत्म कर पाए। इसलिए पूर्व की सीआरपीसी में 200, 202, ठीक है ना, और वर्तमान में 223, 225 ये सेक्शन रखे गए हैं, ठीक है ना। हमने कहा ना, कानून
जैसा है वैसा क्यों है, यह समझाना एक टीचर का काम है। और कानून क्या है यह जानना एक वकील का काम है। कचहरी में आपको यह पता लगेगा कानून क्या है, क्योंकि वहां सिर्फ कानून जो है उसका अनुपालन होगा। वहां आपको कोई यह नहीं बताएगा कि जो कुछ है वो क्यों है। और इसलिए कचहरी जाकर आप सब कुछ सीख जाएंगे, यह गलत है। आधा क्लास में आप सीखेंगे और आधा कचहरी में सीखेंगे, पूर्ण आप तभी होंगे। ठीक है ना। जब थ्योरी और प्रिंसिपल आपका एप्लीकेशन दोनों आपको आते हैं, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि सिद्धांत की सत्यता यह सिद्ध तब होती है जबकि सिद्धांत में जो गुण बताए गए हैं वो सिद्धांत को प्रवर्तित करने पर उत्पन्न हो जाए। ठीक है। सिद्धांत में जो स्थिति बताई गई है, सिद्धांत को प्रवर्तित किया जाए और वही स्थिति उत्पन्न हो जाए। ठीक है भाई। आयुर्वेद के सिद्धांत ये सत्य कब सिद्ध होते हैं? जब आयुर्वेद के सिद्धांतों के मुताबिक मरीज का उपचार किया जाए। ठीक है ना। और दी गई औषधियां, दी गई मेडिसिन अपने गुणों को प्रकट करते हैं उसके स्वास्थ्य के संबंध में, तब आयुर्वेद के सिद्धांत सत्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आप जो कुछ यहां पढ़ते हैं उसकी सत्यता जब वहां, ठीक है, प्रमाणित होते आप देखेंगे, तब आपको यह लगेगा कि ये सिद्धांत सत्य है। तो आधा यहां हासिल होता है, आधा वहां हासिल होता है। अगर आप सिर्फ वहां जाएंगे तो भी कुछ नहीं आएगा, और सिर्फ यहां रहेंगे तो भी उतना तो नहीं आएगा जितना वहां जाने पर आएगा। इतना तो तय। ठीक है। इसीलिए शायद हमने आपसे चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे विदेशी विधि का जानकार नहीं माना था सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट में, जिसने विदेशी विधि की पुस्तकें एक अध्येता के तौर पर, एक पाठक के तौर पर बैठकर पढ़ी हैं, उसे नहीं माना। उन्होंने विदेशी विधि का जानकार उसी को माना जो विदेशी विधि में प्रैक्टिस करता है। क्योंकि हमने बार बार आपसे कहा कि आपको खूब बताया जाए कि साइकिल कैसे चलती है। साइकिल चलाने के संबंध में निरे ग्रंथ पढ़ डालो आप। ठीक है। सब कुछ कर लो। तैरने के संबंध में सारी जानकारियां आप इकट्ठी कर लो, तो भी तैरना या साइकिल चलाना तभी आएगा जब आप चलाओगे, और तब सारे सिद्धांत अपने आप लागू हो जाते हैं और अपने आप सारी चीजें हो जाती हैं। आप कुछ नहीं करते, अपने आप सब हो जाता है, सारा संतुलन स्वयं सध जाता है। तो आप जब वहां दोनों चीजें देखते हैं तब बात बनती है। तो अब यहां जो प्रक्रिया चलाई जाएगी वो उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी वो चेक होनी चाहिए जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशयित मामलों में मजिस्ट्रेट को दी गई है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली व्यक्ति के साथ अन्याय भी होगा और उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन यह भी होगा, और विधि का समान संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। और जबकि दोनों अपराध के आरोपी हैं, दोनों के विरुद्ध अभी कुछ सिद्ध नहीं है। ठीक है। इसलिए व्यवस्था रखी गई। अच्छा, फिर कानून में अयुक्ति संगत बात नहीं होती। हमें यह भी देखना पड़ेगा इंफॉर्मेंट कौन है, यह भी देखना पड़ेगा। इंफॉर्मेंट के आधार पर भी विभेद होगा। एक प्राइवेट पर्सन इंफॉर्मेंट है तो प्राइवेट पर्सन से विद्वेष ये रख सकता है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक सामान्य तौर पर आपसे विद्वेष रखता है, ये ठीक बात नहीं है। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता।
नहीं ही होता है। पुलिस जो सबसे बदनाम एजेंसी मानी जाती है, वो पैसे आपसे ले लें। हम ये नहीं कह रहे वो बड़े ईमानदार लोग हैं, पैसे नहीं लेते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी एक बार जरा उनके सामने फर्जी किसी को फंसाने की कोशिश करके देखना। तो जिसे फर्जी आप फंसा रहे होंगे, ये अलग बात है कि वो उससे पैसे ले जाके कि देखो हमने तुम्हें फंसने नहीं दिया, वो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन वो लिखेंगे नहीं आपकी, वो कहीं क्यों फंसा रहे, अरे उसने कुछ किया नहीं, क्यों झूठ बोल रहा, ठीक है तुम्हें भगा देंगे। कोई लोक सेवक आपसे उसकी दुश्मनी चल रही हो, बात अलग है, अदरवाइज लोक सेवक आपको फर्जी फंसाता नहीं है। क्यों फंसाएगा, ठीक है, कोई आधार नहीं है लोक सेवक के फर्जी फंसाने का। फंसा सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे नहीं फंसाएगा, लेकिन नॉर्मली प्रोसीजर यही है कि नहीं ही फंसाएगा, ठीक है। न्यायालय, आपने पिछले चैप्टर में देखा कई स्थितियां आएंगी जब न्यायालय ही परिवाद करेगा, ठीक है ना। जब लोक न्याय पर प्रभाव डालने वाले अपराध आप कारित करोगे या न्यायालयीन कार्यवाहियों में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करोगे, ठीक है ना, तो 379, 340 पिछली इस सब की सहायता से स्वयं न्यायालय परिवाद करेगा, मीनिंग देरबाई कर सकता है। तो न्यायालय या लोक सेवक ये अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं तो इन कंप्लेनेंट्स में और एक सामान्य कंप्लेनेंट में फर्क होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो फर्क भी आप देखेंगे कहां, सेक्शन 223 में और पहले सेक्शन 200 में। वहां वो कहेगा कि लोक सेवक ने अगर लिखकर परिवाद किया है या किसी न्यायालय ने लिखित परिवाद किया है तो प्रक्रिया वो नहीं रहेगी जो एक सामान्य कंप्लेनेंट की दशा में रहेगी। लेकिन जब हम लोग 223 और 200 पर बात करेंगे तो देखेंगे कि जो सामान्य कंप्लेनेंट की प्रक्रिया है वो भी मजिस्ट्रेट चाहेगा तो अपना लेगा, मना नहीं है वो भी, और मना इसीलिए नहीं है कि वो भी फर्जी फंसा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं फंसाएंगे। तो नॉर्मल रूल वहां यह रहेगा कि जो प्रक्रिया सामान्य परिवादी के संबंध में अपनाई जाएगी वो लोक सेवक या न्यायालय द्वारा किए गए परिवाद के मामले में नहीं अपनाई जाएगी। अपवादिक तौर पर दोनों प्रक्रियाएं समान हो सकती हैं और यह अपनाया जाना जरूरी है ताकि कंप्लेंट के आधार पर जो मामले संस्थित हुए, अर्थात पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा जो मामले संस्थित हुए, उनमें भी विचारण पूर्व की तैयारियां की जा सके। तो अगला चैप्टर विचारण से पूर्व तैयारियों के संबंध में है और इस पर विस्तार से बात कल करेंगे, देखेंगे।